हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग अभी सब जानते ही हैं, जो लोग भी चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी रेगुलर क्लास ले रहे हैं, कि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स ही चल रहे हैं, हमारे मूल अधिकार ही चल रहे हैं। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो हमारे संविधान के तीसरे भाग के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की 15वीं क्लास है। अब तक हमारी 14 क्लासेस हो चुकी हैं। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? अब हमने पहले क्या है, शॉर्ट में तो जान लिया था, ब्रीफ में तो जान लिया था कि हमारे 6 जो मूल कर्तव्य होते हैं, या फिर 6 हमारे, सॉरी कर्तव्य गलत बोल गई, 6 हमारे मूल अधिकार होते हैं, 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उनमें 6 में सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। तो उसमें 4 आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस तरीके के इससे ही आते हैं। तो ये सब तो हमने पढ़ लिया था कि 14 में क्या बताया गया है, 15 में क्या बताया गया है, 16 में क्या बताया गया है। लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ रहे थे। जैसे समानता का अधिकार है, तो उसमें आर्टिकल 14 में क्या क्या बातें डिटेल में बताई गई हैं, 15 में क्या क्या बातें बताई गई हैं, 16 में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो वो हम डिटेल में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया था? आर्टिकल 14 हमने कंप्लीट कर लिया था, आर्टिकल 15 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा आर्टिकल 16 चल रहा था, जिसको क्या बोलते हैं कि लोक नियोजन के विषय में जो अवसर की समता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो उसमें भी हमने उसमें क्या क्या समानताएं हैं वो पढ़ ली, उसमें अपवाद क्या है वो पढ़ लिए। उसमें जो लास्ट क्लास थी हमारी, जो कल की क्लास थी, उसमें हम मंडल आयोग और उसके परिणामों के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने ये जाना कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो 27% जो आरक्षण के लिए उसने संवैधानिक जो वैधता बनाए रखी थी, या उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी थी। हमने उन शर्तों को भी पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, उसने जो व्यवस्था बनाई, उसने जो जो शर्तें रखी, उसके बाद सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी के साथ हमारा आर्टिकल 16 कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हम आर्टिकल 17 में पढ़ेंगे, 17 के बारे में पढ़ेंगे, फिर 18 के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके थे, ये सब हमने कर लिया था। ये सारा कर लिया था, हम कर चुके थे ये सब। तो ये सब कर लिया था। ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था। EWS के बारे में भी पढ़ लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये भी यहाँ से चलेगा अब हमारा। ठीक है, तो हमारा यह चलेगा कि जो उच्चतम न्यायालय है, उसकी व्यवस्था के बाद सरकार द्वारा उठाए गए कदम। सरकार ने क्या क्या कदम उठाए? तो सबसे पहला कदम क्या उठाया है? सबसे पहले सरकार ने क्या किया? जो अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए रामानंद समिति का गठन किया। इसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे स्वीकार कर लिया गया। अब जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, जो लोग थे, उसके अंदर भी जो क्रीमी लेयर है, उनकी पहचान की जानी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या की थी? शर्त रख दी थी। तो उसमें क्या किया? उसके लिए सरकार ने क्या किया? एक रामानंद समिति का गठन किया, जिसने क्या किया? 1993 में अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, जिसे फिर स्वीकार कर लिया गया सरकार द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है उसके बाद के जो संसद है, संसद के अधिनियम द्वारा 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो संसद द्वारा क्या किया गया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, कि पिछड़े वर्ग से में जो भी लोग आते हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया। फिर आगे है, यह नौकरी आरक्षण के उद्देश्य से सूची के या फिर सूची में नाम
जोड़ने व निकालने पर विचार करता है। तो ये जो आयोग है, जो राष्ट्रीय आयोग है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है कि जो नौकरी में किन किन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, किन किन को नहीं मिलना चाहिए, किन किन का नाम उससे बाहर निकलना चाहिए, तो उसके लिए इसका गठन किया गया। ठीक है। फिर आगे कहा गया है, नौकरी में आरक्षण के लिए नागरिकों के किसी वर्ग के पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने योग्य, सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल तथा सूची से बाहर समाविष्ट होने संबंधी शिकायतों की जांच के लिए इसे अधिदेश प्राप्त था। अब ये जो कौन सा क्या था, इसको क्या था, ये जो सरकार ने क्या किया था, जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था, तो इसका काम क्या था कि जो नौकरी में आरक्षण है, नागरिकों को जो भी किससे रिलेट करते हैं, जो पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं, किसी भी वर्ग की पिछड़े वर्ग की सूची में जो आते हैं, किसको शामिल करना है, किसको बाहर निकालना है, इसके बावजूद भी कि इससे कोई भी शिकायत है, इससे संबंधित ओबीसी में जो लोग, मतलब कि पिछड़े वर्ग में जो लोग आते हैं, उससे संबंधी ऐसी कोई शिकायत है, यदि कोई किसी तरीके की कोई जांच करनी है या फिर किसी ने कुछ फ्रॉड करके कुछ भी किया है, तो ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये सब थी राष्ट्रीय आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बाद में क्या हुआ, बाद में 102वें संशोधन अधिनियम, हमारा कौन सा अमेंडमेंट हुआ, 102वां संशोधन अधिनियम हुआ 2018 द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर या फिर संवैधानिक दर्जा प्रदान कर इसके प्रक्रियाओं पर भी विचार किया गया। अब बाद में क्या किया गया, 102वां संविधान संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कब हुआ, वो 2018 में हुआ। तो जो राष्ट्रीय आयोग था, इसके आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए इस पर विस्तार किया गया। इस उद्देश्य के लिए संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 भी जोड़ा। तो इस उद्देश्य से क्या किया, संसद ने क्या किया, संशोधन ने क्या किया, अमेंडमेंट करके जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे कि जो ये राष्ट्रीय आयोग है, इसको एक संवैधानिक दर्जा मिल जाएगा। तो क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा संविधान है, उसके अंदर एक नया आर्टिकल 338B उसको ऐड कर दिया गया, उसको जोड़ दिया गया। देखिएगा, जैसे इसमें ये आया कि 102वां जो संशोधन हुआ था, अब जैसे अमेंडमेंट की क्लास आपकी अलग होगी कि कितने अमेंडमेंट हुए, पहला अमेंडमेंट कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। तो जैसे जैसे मैं कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसमें अगर कोई अमेंडमेंट आता है तो आप प्लीज़ उसको साथ के साथ एक बार अपने दिमाग में सेट करते चलिएगा, क्योंकि जब हम एकदम रटते हैं तो चीज़ें एक तरीके से माइंड से निकल जाती है। लेकिन हम जब किसी चीज़ के साथ रटते हैं, पढ़ते हैं, जैसे हमने ये 16वां आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो हम ये इससे रिलेट कर लेंगे। डिटेल में पढ़ने का यही तो मतलब है कि हमको चीज़ें रटनी ना पड़े, सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग में सेट होती चले। तो हम जैसे आर्टिकल 16 के बारे में जान रहे, तो आर्टिकल 16 में ये क्या हो गया कि 2018 में 102वां अमेंडमेंट हुआ था उसमें। तो जहाँ भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे मतलब दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ, ये हमने वहाँ पढ़ा था, ये उसमें था, तो ईजिली आप उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से साथ के साथ अमेंडमेंट्स को पढ़ते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है, प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम को 1995 में पास कराया गया। अब प्रोन्नति में आरक्षण मतलब पहले क्या होता था कि जब हमें क्या होना, प्रमोशन होना है, तो उसमें भी क्या होता, उसमें भी रिजर्वेशन था। तो इसके लिए क्या किया गया, 77 जो संशोधन अधिनियम आया 1955 में, वो पास किया गया कि इसको समाप्त कर देना चाहिए, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो फिर इसमें क्या बताया गया, इसने बताया कि इसने अनुच्छेद 16 में नई व्यवस्था जोड़ी। अब इसने आर्टिकल 16 में नई व्यवस्था जोड़ी, जो 77 जो अमेंडमेंट हुआ था, जो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो 1995 में हुआ था। क्या व्यवस्था जोड़ी, इसके तहत राज्यों को शक्ति प्रदान की गई कि राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। तो इसके तहत क्या हुआ कि जो SC और ST से
जो SC और ST जो हैं, जो लोग हैं, उनसे जो बिलोंग करते हैं, उनको आरक्षण दिया जा सकता है, बाकी औरों को नहीं दिया जा सकता। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है कि 2001 का 85वां संशोधन, मतलब 2001 में क्या हुआ, 85th जो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सरकारी सेवाओं हेतु आरक्षण नियम के तहत प्रोन्नति के मामले में परिणामिक वरिष्ठता की व्यवस्था करता है। इसे पूर्वगामी जून 1955 से प्रभावी किया गया। तो फिर अब क्या हुआ कि जो SC STs हैं, उनकी जो प्रोन्नति से रिलेटेड है, उनकी जो प्रमोशन से रिलेटेड है, तो 85th जो अमेंडमेंट हुआ उसके तहत ये हुआ कि इनको, ये जो SC ST में आते हैं, केवल उनको ही क्या होना चाहिए, उनके प्रमोशन में ही उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, जिसको कहाँ कब, जो 1955 में जो प्रभावी में आया था, उसके तहत ये चीज़ क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है जो बैकलॉग रिक्तियाँ, मतलब कि जो रिक्त पद होते हैं, जो खाली रिक्तियाँ होती हैं, जो वैकेंसीज होती हैं, के संबंध में निर्णय को 81वें संशोधन अधिनियम 2000 के तहत रद्द कर दिया गया। अब जो रिक्तियाँ थी उसके संबंध में एक निर्णय लिया गया, उस निर्णय को, उसके संबंध में जो भी निर्णय था, तो 81st जो अमेंडमेंट हुआ 2000 के अंतर्गत, तो उसको क्या किया गया, उसको फिर रद्द कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया सरकार ने। इसने अनुच्छेद 16 में एक और व्यवस्था को जोड़ा। तो इसने क्या किया, एक अनुच्छेद आर्टिकल 16 में एक नई व्यवस्था को जोड़ा। इससे राज्य में रिक्त आरक्षित पदों को अनुवर्ती वर्ष या वर्ष में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। तो इसके तहत क्या हुआ, जो आर्टिकल 16 में जोड़ा कि जो राज्य के अंदर जो आरक्षित पद हैं, जो रिजर्व्ड जो पद हैं, उनको अनुवर्ती वर्ष या फिर वर्षों में भरने के लिए शक्तिशाली बनाया। इस तरह के आरक्षित वर्ग को उस वर्ष के जिसमें भर्तियां हुई साथ नहीं जोड़ा गया, ताकि आरक्षण की 50% की सीमा का पालन किया जा सके। अब उसको, जब उस साल जो भर्ती हुई थी, उसको इसके साथ इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि हमारा जो संविधान है या फिर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो दोनों ही ये बोलते हैं कि आरक्षण चाहे कितना भी दे लो, लेकिन ओवरऑल टोटल मिला के वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका पालन किया गया। ठीक है, अब आगे कहा गया है, संक्षेप में इसने बैकलॉग रिक्तियों में आरक्षण की 50% सीमा को समाप्त कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं, शॉर्ट में बोलें तो, इसने जो बैकलॉग रिक्तियां थी उसमें जो आरक्षण की जो 50% सीमा है, उसको क्या कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। जो मैं सारा बता रही हूँ आपको सब समझ अच्छे से आ रहा होगा। तो हमारा लास्ट है 76वें संशोधन अधिनियम 1994 में, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 9वीं सूची में न्यायिक समीक्षा के तहत 69% आरक्षण को 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। अब क्या हुआ, 76 संशोधन अधिनियम आया, कब आया, 1994 के अंदर आया, जो फिर जो तमिलनाडु, जो हमारा राज्य है भारत देश के अंदर, तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 में क्या हुआ, जो 9वीं सूची है उसकी जो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा हम कह सकते हैं, उसके तहत जो 69% आरक्षण था उसको 50% के स्थान पर स्थापित कर दिया गया। ठीक है, आई होप जो मैंने आप पढ़ाया है आपको सब क्लियर होगा। तो इसी के साथ ही जो हमारा आर्टिकल 16 है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम कल कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, फिर उसके बाद हम उपाधियों का अंत पढ़ के फिर हमारा ये जो पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट चलेगा, स्वतंत्रता का अधिकार। तो एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में
जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, अगर आपका कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिएगा। किसी भी बच्चे का किसी भी तरीके से या कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।